एंडोमेट्रियोसिस से प्रभावित हैं। चिंता की बात यह है कि कई बार इस रोग का सही निदान होने में 7 से 10 वर्ष तक का समय लग जाता है, जिसके कारण महिलाओं को लंबे समय तक दर्द, मानसिक तनाव, इनफर्टिलिटी जैसे अनेक गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज की बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और पर्यावरणीय कारकों के कारण यह समस्या पहले की अपेक्षा और अधिक देखने को मिल रहा है। यह आप सभी भी महसूस कर रहे होंगे। हाल के वर्षों में विश्व भर की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी एंडोमेट्रियोसिस को लेकर के, इसके जागरूकता को लेकर और इसे अपने अनुभव के रूप में, जिनको यह हुआ है उन्होंने अपने अनुभव के रूप में भी हमारे समक्ष साझा किया है। ऐसे समय में आयुर्वेद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुर्वेद केवल रोग के लक्षणों को दबाने की नहीं, बल्कि यह, अगर हम देखें, आयुर्वेद स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण की जो कार्यशैली है उस पर यह कार्य करता है। जीवन शैली के समग्र संतुलन की बात करता है। दोष धातु अग्नि, आम तथा स्रोत गहन व्याख्या और उसके व्यक्तिगत उपचार आयुर्वेद की विशेषता है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित है। मैं मैम से पर्सनली ऋषिकेश में भी मिल चुका हूँ, ऋषिकेश में जो अथः गुरुकुल हुआ था, और मैम के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच ऐसी आयुर्वेद विशेषज्ञ उपस्थित है जिन्होंने पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता एवं मातृत्व कल्याण के क्षेत्र में समर्पित रूप से कार्य किया है। वैद्य डॉक्टर अनुपमा शर्मा मैम, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से गर्भ संस्कार में विशेष प्रशिक्षण, नेचुरोपैथी एवं योग में विशेषज्ञता तथा मेडोर सिटी हैदराबाद से क्लिनिकल न्यूट्रिशन में फेलोशिप प्राप्त की है। आपका अनुभव केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों महिलाओं और दंपतियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणादायक यात्रा भी है। आपने पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, लो एएमएच, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी जैसे जटिल समस्याओं से जूझ रहे अनेक दंपतियों को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया है। उनके उपचार और परामर्श के माध्यम से अनेक परिवारों ने प्राकृतिक गर्भधारण और स्वस्थ मातृत्व का सुख प्राप्त किया है। डॉक्टर अनुपमा शर्मा मैम की चिकित्सा शैली की विशेषता यह है कि वे आयुर्वेद की प्राचीन एवं प्रामाणिक ज्ञान परंपरा से आधुनिक क्लिनिकल समझ के साथ जोड़कर केंद्रित उपचार प्रदान करती है। उनकी सोच को एक पंक्ति में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो हर महिला स्वस्थ गर्भाशय, संतुलित मन और आनंदमय मातृत्व की अधिकारी है, यह मैम का कहना है। साथी दोस्तों, अब मैं आप सभी का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा भारत देश जो है, इसमें एक बहुत अच्छा कोट कहा गया है हमारे आचार्यों के द्वारा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि संस्कृति, संवेदना और सनातन ज्ञान की वह भूमि है जहां नारी को शक्ति, सृजन और जीवन का आधार माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नारी तू नारायणी। साथियों, इसी जटिल समस्या और नारियों के इस स्वास्थ्य के गंभीर विषयों को लेकर के आज हमने यह वेबिनार होस्ट किया है। और आज की हमारी जो स्पीकर है, रिस्पेक्टेड वैद्य अनुपमा शर्मा मैम भी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। मैम, मैं पुनः आपका आयुर सानिध्य परिवार की ओर से और यहाँ उपस्थित देश भर के अनेक वैद्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैम। और आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। अब मैं अधिक समय आप सभी का नहीं लेता, मैं मैम को सादर आग्रह करता हूं कि वे अपने अमूल्य ज्ञान, अनुभव एवं मार्गदर्शन हमारे बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड सबसे पहले थैंक यू प्रशांत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि एक इतने अच्छे टॉपिक पे, अच्छा मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि आज के समय में जैसे पीसीओडी हो गया या एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ये इतने ज्यादा फैल चुके हैं। और अगर किसी और पैथी की बात करें तो वहां पर जो है ट्रीटमेंट नेग्लिजिबल, वी कैन से कि कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं वहां पर। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर नॉट अवेयर कि कहाँ जाएं, एंड व्हेन दे डायरेक्टली अप्रोचेस टुवर्ड्स द अदर पैथीज,
और वहां पर जब उनका सिस्टम और ज्यादा खराब हो जाता है और उसके बाद जब हमारे पास में आते हैं तो हमारे लिए भी चैलेंजेस बन जाते हैं उनको क्योर करना या उनको पूरी तरह से जो है उस पुनः स्थिति में वापस लाना। तो जैसे बहुत सारी ऐसे तो फीमेल डिसऑर्डर्स बहुत सारी हैं जो कि आजकल बहुत सारे इश्यूज लेकर आ रही हैं। बिकॉज मेरा जो विषय है जो फर्टिलिटी से रिलेटेड रहता है, मैं अपने पिछले 20 सालों से जो है फर्टिलिटी से रिलेटेड ही सारे ट्रीटमेंट्स करती आ रही हूँ, प्योर आयुर्वेदिक अप्रोच के साथ, पंचकर्म के साथ। लेकिन मैं खुद पर्सनली देख रही हूँ कि पीसीओडी से भी ज्यादा आज की डेट में एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बहुत ही इजीली आपको देखने में मिल रहा है। जैसे पहले बहुत ज्यादा पीसीओडी आ रहा था, पीसीओडी अभी भी है, लेकिन अब थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आ गई है। एंड बहुत सारी फीमेल्स जो है अब अपना दिनचर्या पे काम करके, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके जो है उस पे काम कर रही हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें अभी शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बहुत ही अच्छा जो है वैद्यों में ये मैसेज पहुंचाने की जो ये कोशिश है बहुत ही अच्छी है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी ये संस्था इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद एक बहुत ही बड़ा ओशन है, मैं ये कहूंगी कि इसमें हम जितना ज्यादा हम डाइव करते जाते हैं उतना ही जानने की जो हमारी इच्छा शक्ति है या हमारे जानने का जो एक क्रम है वो बढ़ता ही चला जाता है। और मैं ये कहूंगी कि मैं भी अभी उसी स्टेज में हूँ कि हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है या कुछ ना कुछ नई क्यूरियोसिटी होती है, तो उसको और ज्यादा जानने के इच्छुक रहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या है अकॉर्डिंग टू एक कॉमन डेफिनेशन जो कि सब लोग या हमारे पास जब पेशेंट आता है तो एंडोमेट्रियोसिस से वो क्या समझता है और एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी एंडोमेट्रियोसिस की क्या है। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉमनली इसको हम कोरिलेट कर, सॉरी ये नहीं, जो एक इससे पिछली वाली स्लाइड है, यस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हाँ, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो है एंडोमेट्रियोसिस को हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शनल एंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो कि नॉर्मली क्या होता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है इट डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस, द इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो शेड हो जाती है। एंड इसी तरह से शेड हो जाती है और फिर वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, यही लेयर इनर मोस्ट यूट्रस की बजाय और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बनना शुरू हो जाती है। और डिजीज जितनी क्रॉनिक होती चली जाती है, इसका फॉर्मेशन जो है बॉडी में कहीं भी बन जाता है। कभी कभी बहुत अगर क्रॉनिक कंडीशन में आपको देखने को मिले तो कुछ महिलाएं कंप्लेंट करती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको जो है चेस्ट में पेन हो रहा है या किसी और पर्टिकुलर प्लेस में विच इज फार अवे फ्रॉम द यूट्रस। क्योंकि पीरियड्स के टाइम में अगर सिर्फ यूट्रस के आसपास में या लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तब तो सभी महिलाएं अच्छे से समझती हैं कि हाँ इट मस्ट बी रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट समटाइम्स द क्रॉनिक कंडीशन जब हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस की और उसकी लेयर फार अवे फ्रॉम द यूट्रस और किसी जगह में भी अगर बनती हैं तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में ही वहां पर पेन होता है। क्योंकि वो लेयर अगर यूट्रस में है तो वो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में शेड हो रही है, लेकिन इफ इट इज फार अवे फ्रॉम द यूट्रस इट इज नॉट एबल टू शेड, जिसकी वजह से वो पेन जो है वो होता है। और हेमोरेजिक सिस्ट भी उसी का एक उदाहरण है कि वहां से लेयर शेड होकर बाहर नहीं निकल पाती है और अंदर ही अंदर वहां पर ब्लड का कलेक्शन होने की वजह से वो चीजें और एग्रेवेट हो जाती हैं। सो दिस इज समथिंग सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कि एक लेयर जो इनर तक ही रहनी चाहिए, यूट्रस में ही रहनी चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बनती है
और उसकी वजह से शेडिंग के टाइम में जब उनको प्लेस नहीं मिलता तो वो पेन करती हैं, बिकॉज नेचर के अकॉर्डिंग वो बाहर जानी चाहिए, थ्रो अवे होनी चाहिए, बट वो नहीं हो पा रही है। एंड एलोपैथ में इसको हम 4 ग्रेड्स में जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इट विच इज जस्ट द बिगिनिंग, जिसमें कि सिर्फ पेन होता है। जैसे कभी कभी फीमेल्स में डिस्मेनोरिया जिसको बोलते हैं, कि ड्यूरिंग द पीरियड्स एक होता है, एक नॉर्मल आपका जो है डिस्कम्फर्ट होना, हेवीनेस होना, पेन होना, क्रैम्प्स होना। बट कभी कभी कुछ महिलाओं में ये पेन इतना ज्यादा होता है कि उनको विदाउट मेडिसिन रिलीफ नहीं मिलता, या कभी कभी वो इस स्टेज तक भी चला जाता है कि इंजेक्टेबल्स भी लेने पड़ते हैं, और जितनी देर उसका असर रहता है खाली उतनी ही देर रिलीफ मिलता है, अदरवाइज अगेन तो वो स्टेज 2 तक या ग्रेड 2 तक आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड की बात करें तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे जेनिटल ऑर्गन्स की वो कम होती चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि एडिशंस, विच इज वेरी कॉमन इन एंडोमेट्रियोसिस। वो कब आते हैं? जब ग्रेड 3 की तरफ हम आना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर यूट्रस की मोबिलिटी, फेलोपियन ट्यूब्स की मोबिलिटी, और धीरे धीरे जो ओवरीज हैं उनकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी अपना नॉर्मल जो उनकी पोजीशन है उससे धीरे धीरे जो है वो ओवरीज यूट्रस की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक होता है कि ओवरीज जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स के बिल्कुल पास में रहती हैं, कि अगर जहां से ओवुलेशन हुआ उस साइड रिलीज होकर सीधा फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। बट एंडोमेट्रियोसिस में अगर एडिशंस होने शुरू हो जाते हैं, इन दैट कंडीशन वो वहां से अपने प्लेस से हट जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हो पाता, बिकॉज ओवरीज आर नॉट एट द प्रॉपर प्लेस। ग्रेड 4 जिसमें एडिशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब्स में भी पानी आ जाता है, जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहा जाता है। सो दीज आर द ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अभी हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? जैसे हम सभी ने योनि व्यापद के बारे में पढ़ा है कि योनि व्यापद जिसमें 20 हमारे जो हैं योनि दोष हैं, डिजीजेज हैं, और उसको हमने वात पित्त कफ के हिसाब से जो है डिवाइड किया हुआ है। बिकॉज आयुर्वेदा को हम सभी बोलते हैं कि त्रिदोष सिद्धांत, हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद हैं कि दोष धातु को साम्य अवस्था में लाना। अगर इनका साम्य अवस्था बिगड़ जाता है, जैसे अभी वैद्य प्रशांत ने बताया, तो वहीं से स्टार्ट होती है ये डिजीज की जर्नी। तो एंडोमेट्रियोसिस भी क्या है? वन ऑफ द योनि व्यापद, और उसको हम आयुर्वेद के हिसाब से कुछ जो मेन योनि व्यापद से अगर हमको रिलेट करें तो सबसे पहले वातज योनि व्यापद। वातज क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का जो सबसे कॉमन कारण या निदान अगर मैं कहूंगी, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका वात डोमिनेंट है, मतलब वात की दुष्टि है, उनमें एंडोमेट्रियोसिस होता है। या फिर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग जॉब है, जैसे आजकल के समय में हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम है या कुछ इस तरह का काम है कि वो बहुत बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वेग धारणा, अब बहुत देर काम कर रहे हैं, किसी कारण से जो है वेग धारण करना पड़ता है, तो उसमें भी अपान वायु की दृष्टि हो जाती है, वहां से भी एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट होता है। आर्तव की दृष्टि, आर्तव दृष्टि में अगर हम बात करें तो एक शुद्ध आर्तव के लक्षण हम सभी जानते हैं, तो अगर उसमें कोई दृष्टि आती है तो वहां से भी एंडोमेट्रियोसिस के हम निदान में एक तरह से हम ले सकते हैं। उदावर्तनी योनि व्यापद में भी हम इसको ले सकते हैं। उदावर्तनी में हम बहुत बारी नोटिस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट आएंगे, पेन के साथ साथ उनको पित्त वाले दृष्टि वाले लक्षण भी हमें देखने को मिलेंगे। तो उदावर्तनी में, उदावर्तनी को हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि उन पेशेंट्स में एसिडिटी के इश्यूज, कभी कभी हाइपर एसिडिटी के इश्यूज, या पित्त से रिलेटेड, अगर आप पित्त दोष को अपने माइंड में रख के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो सारे ही सिम्टम्स उनमें देखने को मिलेंगे। तो उदावर्तनी के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड ग्रंथि अर्बुद इसमें इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में हमें जो है सिस्ट देखने को मिलते हैं।
कभी कभी सिंपल लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हेमरेजिक सिस्ट देखने को मिलते हैं। हेमरेजिक सिस्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में जो लेयर यूट्रस के अंदर बनी है वो तो शेड होती जा रही है, लेकिन जो कहीं डिफरेंट प्लेसेस में बन गई है, जैसे कि अगर हम बात करें फिलिपिन ट्यूब्स के अंदर अगर बनी है या और किसी प्लेस में बन गई है, तो वहां पर जो है वो शेड होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होकर वहां पर हेमरेजिक सिस्ट बन जाती हैं, इसलिए चॉकलेट सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट कहा जाता है। तो ये जो है कुछ कॉमन टर्म्स हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, जिनको हम एंडोमेट्रियोसिस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट आता है तो इनमें से जो भी आपको नियर अबाउट लगता है आप वही टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं। एक बात मैं स्टूडेंट्स को जरूर बोलूंगी कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो कभी भी उसका डायग्नोसिस एलोपैथ के हिसाब से मत करिए। एलोपैथ के हिसाब से जो वो डायग्नोसिस लेकर आ रहे हैं, आप हमेशा अपना डायग्नोसिस आयुर्वेद के हिसाब से बनाइए, क्योंकि जब तक आप आयुर्वेद के हिसाब से नहीं सोचेंगे या उसके हिसाब से एक नाम नहीं देंगे, तब तक आप एक एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने में शायद उतना सक्षम नहीं हो पाए। तो हमेशा उसमें ढूंढिए कि आयुर्वेद में इसमें आप क्या क्या ढूंढ रहे हैं, क्या क्या पा रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप जब चिकित्सा करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन सब कारणों से जब ये डिजीज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शुरू में पेन होगा और उस पेन को अगर सिंपल डिस्मेनोरिया ले लिया गया, लेकिन वो डिस्मेनोरिया इज समथिंग कि सिर्फ एक पेन है, लेकिन वही पेन अगर धीरे धीरे अंदर जो है बढ़ता चला जा रहा है तो वहां से शुरू होती है एंडोमेट्रियोसिस की जर्नी, जिसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को इस लेवल तक प्रभावित कर देता है कि फिर वो धीरे धीरे ग्रेड 3 से जब ग्रेड 4 में पहुंच जाता है तब हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना। आयुर्वेद में फिर भी रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो ग्रेड 4 में भी आए हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या किस तरह से हम करते हैं, तो वहां से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, आयुर्वेद उसको क्या बोलता है और किस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने योनि व्यापक के साथ में। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड। दोष दुष्य, जैसे मैंने बताया कि वात और पित्त इसमें डोमिनेंट रहते हैं। पेशेंट जब आएगा तो उसमें आपको सारे वात और पित्त वाली दृष्टि नजर आएगी। वात दृष्टि मतलब पेशेंट जो है पेन, वात इज ऑलवेज रिलेटेड विद पेन, पेन बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वात वाले सारे ही आपको जो है सिम्टम्स नजर आएंगे। और पित्त इसलिए क्योंकि अंदर जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा, पित्त दृष्टि रहेगी, तो वहीं से आगे जो है उसमें हेमरेजिक सिस्ट और धीरे धीरे वो चॉकलेट सिस्ट, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। साथ में कफ का एसोसिएशन है, क्योंकि ग्रंथि बन रही है। कोई भी शरीर में जब अनवांटेड ग्रोथ है वो कफ के कारण बनती है। तो डोमिनेंट वात पित्त है, उसके साथ जब कफा एसोसिएटेड हो जाता है तो वो सिस्ट जो है वो बड़े होते चले जाते हैं। तो दुष्य इसमें आता है रक्त और मांस दृष्टि। दोष वात पित्त डोमिनेंट, कफ के साथ मिलकर वो उसको और बढ़ाते चले जाते हैं, और दुष्य में रक्त और मांस दृष्टि। तो हमेशा जब आप आयुर्वेद के हिसाब से दोष और दुष्य को देखेंगे समझेंगे, तभी आप जो है निदान परिवर्जन करके और उसकी संप्राप्ति को भंग करके ही एक सही चिकित्सा दे पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो संप्राप्ति की अगर बात करें तो अग्नि, अग्नि अगर हमारी सही है तो सारे दोष धातुएं जो है हमारी अच्छे से नरिश रहते हैं और हमारा शरीर, हमारे सभी सिस्टम अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर अग्नि मांद्य हो जाता है किसी कारण से, तो वहां से क्या होता है, आम का फॉर्मेशन, जो हम सभी जानते हैं कि आम का जब संचय होना शुरू हो जाता है वहीं से श्रोतो अवरोध की जर्नी शुरू होती है, और उसी से फिर शुरू होते हैं हमारे दोषों का डिसबैलेंस मोड, वात प्रकोप, जिसमें कि आक्तवह स्रोतस की दृष्टि आ जाती है,
पित्त की वजह से धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन, शरीर में सूजन, और उसी से फिर आगे शुरू होती है ग्रेड्स बढ़ने की कंडीशन। हम सभी जानते हैं कि वात पित्त कफ का काम क्या है, किस तरह से वो हमारे शरीर को साम्यावस्था में रखते हैं, और अगर बिगड़ जाते हैं तो कहाँ से फिर वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है हमारे सिम्टम्स, या किस तरह से हमारे शरीर में अवरोध पैदा करते हैं। कफ का काम अवरोध करना है, पित्त का काम जो है वो इन्फ्लेमेशन करना है, वात की वजह से जो है स्रोतस दृष्टि होती है, और वहां से फिर पेन या इस तरह की चीजें शुरू होती हैं। तो जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियोसिस की जर्नी शुरू होती है। और एंडोमेट्रियोसिस में वन ऑफ द कॉमन सिम्टम क्या है? पेन, एक्सेसिव पेन, अनबेरेबल पेन। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो कभी कभी जब वो क्रॉनिक कंडीशन में होता है तो वो यही कहते हैं कि आप किसी तरह सिर्फ मेरे पेन को ठीक कर दीजिए, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि धातुएं और हमारे जब दोष धातु मल, जिसको हम बोलते हैं कि साम्यावस्था में अगर नहीं है, अवरुद्ध हो गए हैं, तो वो अंदर हमारे डीजनरेटिव मोड को स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर एक्सेसिव पेन, और अंदर हमारे सिस्टम को जो है धीरे 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 वो डीजनरेटिव मोड में ले जाकर उसको वी कैन से कि धीरे धीरे खराब करने में या नष्ट करने की तरफ कर देती हैं। हमारे पास क्योंकि ज्यादातर केसेस फर्टिलिटी से रिलेटेड आते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस में हार्मोनल स्टेटस बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन फिर भी कंसीविंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि स्रोतो अवरोध इतना ज्यादा हो चुका है, इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आप सभी जानते हैं कि एक फर्टिलिटी की जो जर्नी है उसमें अगर वात दोष जो है वो उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वात दुष्टि के कारण फर्टिलिटी वाली चीजें जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, कंसीविंग नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे आईवीएफ फेलियर्स लेकर आते हैं हमारे पास, और दूसरी कोई पैथी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। उनको सब कुछ ठीक दिखाई देता है, अगर उनको सिस्ट दिखाई देते हैं तो वो सर्जरी के थ्रू उनको निकाल देते हैं, हाइड्रोसल्पिंग्स दिखाई देता है वहां पर वो क्लिपिंग करवा देते हैं। उसके बावजूद भी पेशेंट क्यों नहीं कंसीव कर पाते हैं? क्योंकि वात पित्त की दृष्टि जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो इसके कारण जो है, जैसे मैंने बताया था कि ग्रेड 3 से ग्रेड 4 की तरफ आते हैं तो एडिशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन तो ग्रेड 2 तक में ही मिलना शुरू हो जाते हैं, जो सिंपल सिस्ट से धीरे धीरे हेमरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेड 3 तक आते आते। और फर्टिलिटी वाले इश्यूज ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बिगिनिंग स्टेज में ही पेशेंट आपके पास आ गया ग्रेड 1 से 2 तक, तो वहां पर हम उनको बहुत जल्द रिवर्सल में ले जा सकते हैं, मतलब उनको दोबारा से उनका हम फ्रेश कंडीशन में या वी कैन से कि कंप्लीट क्योर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट ग्रेड 3 से 4 की तरफ में आया है, या ऑलमोस्ट ग्रेड 4 जब उसका हो गया उस समय में आया है, तब हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है तो हमेशा आपने उसका डायग्नोसिस जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से बनाना है कि कौन से दोष जो है उसमें ज्यादा डोमिनेंट है और हमें किस तरह से उसको साम्यावस्था में लाना है। तो हम सभी जानते हैं कि अग्नि, सबसे पहले हमें अग्नि का ही करेक्शन करना है दीपन पाचन मेडिसिन के द्वारा। तो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आप उसमें दीपन पाचन ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी दीपन पाचन मेडिसिन हैं, आप सभी जानते हैं। तो उनमें से कुछ खास आप लेकर, जैसे अगर पित्त दृष्टि है अभिपत्ति कर ले सकते हैं, और अगर वात वाले कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो वैश्वानर चूर्णम, आरोग्यवर्धनी, जो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आरोग्यवर्धनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। दीपन पाचन के बाद में पंचकर्म की अगर हम बात करें तो हम आयुर्वेद वालों के पास पंचकर्म एक इतना अच्छा, में वी कैन से कि एक इतना अच्छा टूल है, या इतनी अच्छी हमारे पास एक ब्लेसिंग है पंचकर्म, जिसके साथ हम बहुत ही सारे केसेस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रोसिस के केसेस में जो मोस्ट कॉमन पंचकर्म है दैट इज द विरेचन। क्यों विरेचन हम करते हैं इसमें, विरेचन एंड बस्ती? क्योंकि विरेचन जो है पित्त को बैलेंस करता है, तो इसीलिए विरेचन से हम क्या करेंगे? पित्त को बैलेंस करेंगे।
तो जहां पित्त बैलेंस हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशंस और जो चॉकलेट सिस्ट वाली कंडीशंस हैं, हेमोरेजिक सिस्ट वाली कंडीशंस हैं, वो होना बंद हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ऑलरेडी सर्जरी करवा के आ चुके होते हैं, बट उसके बाद फिर से 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद फिर से वहां पर सिस्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निदान परिवर्जन नहीं किया गया या संप्राप्ति भंग नहीं करी गई। और आयुर्वेद मानता है जब तक हम उस पैथोजेनेसिस को ब्रेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे, तब तक उसका रिकरेंस होता ही चला जाएगा या कंप्लीट क्योर नहीं होगा। इसीलिए पंचकर्म के माध्यम से हम उस संप्राप्ति को भंग कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड करेक्शंस करने को बोलते हैं तो अपने आप ही चीजें जो है वो वापस हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया बस्ती, अगेन पंचकर्म में ही बस्ती भी जो है वात को बैलेंस करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। बस्ती एंड उत्तर बस्ती। बस्ती के बारे में हम सभी जानते हैं, काल बस्ती, योग बस्ती, कर्म बस्ती। तो इनमें से जो भी पेशेंट के लिए ठीक लगता है आपको, आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स या अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिसिटी। जो बस्ती उसके लिए बेस्ट है आप वो प्लान आउट कर सकते हैं। उत्तर बस्ती भी आप दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप योग बस्ती, मात्रा बस्ती कुछ भी दीजिए, लेकिन बस्ती से पहले वात को पंचकर्म में और विरेचन के थ्रू आप पित्त को बैलेंस करिए, क्योंकि यही दो चीजें एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, वात एंड द पित्त। इसके अलावा हम जो कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं जिसको हम क्लासिकल मेडिसिन बोलते हैं, उसमें तिक्त पाचन या लेखन, जो बस्ती है उसमें लेखन बस्ती और कुछ तिक्त पाचन भी हम मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। तो जब हम बस्ती दें या ओरल मेडिकेशन दें, उसमें तिक्त पाचन वाली जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिक्त पाचन, क्योंकि जो अंदर सिस्ट बन गए हैं उनको हम तिक्त पाचन के थ्रू ही ब्रेक कर सकते हैं। तो उससे आगे के जो स्टेजेस हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है हमारा जेनेटल ट्रैक्ट वापस से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। उसकी मोबिलिटी भी वापस आ जाती है बस्ती के थ्रू, और एडिशंस भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, विच इज इम्पॉसिबल इन द एलोपैथी। इसके अलावा रक्त शोधन और वात अनुलोमन चिकित्सा, क्योंकि वात दृष्टि में जब अपान वायु का निर्हरण नहीं हो पाता उसी के कारण पेन होता है। पेशेंट कई बार हमें बताते हैं कि जिस समय पीरियड्स आ रहे हैं पेन बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही फ्लो आना शुरू हो जाता है पेन ठीक होता है या रिलीफ मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शंस, क्योंकि वात दृष्टि है, रुक रुक के ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स के साथ होती है। जिस समय क्लॉट्स निकलते हैं उसका पेन रिलीव होता है, और जिस समय नहीं निकल पाते हैं तो पेन एक्सेसिव होता है। तो यही से हमें समझ में आता है कि वात दृष्टि है, हमें अनुलोमन करवाना है। और रक्त शोधन, क्योंकि अंदर रक्त की भी दृष्टि हो गई है, पित्त ने जो है धीरे धीरे जो है रक्त तक की दृष्टि करती है। तो ये एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर हम इससे शुरुआत करते हैं तो हम काफी हद तक जो है पेशेंट में उनको हम रिलीफ दे सकते हैं। कुछ कॉमन मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कॉमन मेडिकेशंस में जैसे मैंने बताया कि एम तो हमें समझ में ही आ गया कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना है, नॉर्मलाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्दी वी कैन से कि एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल को वापस लाना है। हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम सभी जानते हैं, शुद्ध आंतव के लक्षण जो होते हैं, जिसमें कलर कैसा होना चाहिए, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में जो है क्लॉट्स नहीं होने चाहिए हैं। एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीचर्स होने चाहिए हमें दोबारा से उसको रिवाइव करना है, रिकरेंस ना हो। पंचकर्म के साथ जो हम उस रिकरेंस को रोक सकते हैं। और जब हम इन सब लेवल्स को अचीव कर लेते हैं तो वहीं से एक फर्टिलिटी, एक हेल्दी फर्टिलिटी या नेचुरल कंसेप्शन को भी अचीव करने में हम पॉसिबल या सक्षम हो पाते हैं। और हार्मोनल बैलेंस भी इन्हीं सब चीजों के थ्रू आता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल टैबलेट्स को खा रहे होते हैं, कई कई महीने, कई कई सालों तक उनको खाते रहते हैं, क्योंकि दूसरी पैथी में सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम हार्मोनल बैलेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं या नेचुरल कंसेप्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर क्लासिकल अप्रोच। दोषों को समझना है,
उसकी संप्राप्ति को समझना है, और जब हम उसको समझ के उसके हिसाब से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम अपने लास्ट 2 गोल्स को बहुत ही आराम से अचीव कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कुछ कॉमन मेडिकेशंस, हम ऐसी कौन सी कॉमन मेडिकेशन दे सकते हैं। सपोज हमारे पास पंचकर्म की फैसिलिटी नहीं है या पेशेंट उसके लिए तैयार नहीं है, तो या पेशेंट हमारे पास ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की कंडीशन में आया है, जिसमें हम कहते हैं कि अर्ली एंडोमेट्रियोसिस। तो दीपन पाचन मेडिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंट की कंडीशन को समझ के उसमें हम दीपन पाचन की मेडिकेशन शुरू करेंगे। वैश्वानर हो गया, विपत्तिकर हो गया, आरोग्यवर्धिनी हो गया, या बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है। गंधर्व हस्तादि भी उसमें एक ऐसा है जो अनुलोमन भी करता है, लेखन भी करता है, दीपन पाचन भी करता है। इसके अलावा वात रक्त दृष्टि में कैशोर गूगल का बहुत अच्छा रोल है। मंजिष्ठा जो रक्त शोधन में बहुत अच्छा काम करती है। गुगलू तिक्त कषायम, इसका भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि तिक्त पाचन में आ गया ये। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रंथि जब बन गई है और उसको हमें कम करना है और धीरे धीरे उसकी संप्राप्ति को भंग करना है, उस कंडीशन में गुगलू तिक्त कषायम बहुत अच्छा काम करता है। कषायम अगर लेना डिफिकल्ट है पेशेंट के लिए, तो आजकल टैबलेट वर्जन्स भी आ गए हैं। बहुत सारी साउथ बेस्ड कंपनीज जो हैं वो कषायम वटी भी बना रही हैं। तो आप ऐसा अप्रोच करिए कि पेशेंट जो है इजीली ले भी पाए, क्योंकि अगर पेशेंट आराम से ले पाएगा दवाइयां तभी उसका असर आएगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ये एक कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर चलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां कड़वी होंगी या बहुत लंबा टाइम लेगा ट्रीटमेंट। तो इस मिथ को ब्रेक करना है इस तरह से कि पैलेटेबल मेडिसिन आपको देनी है, बिकॉज आयुर्वेदा भी आज के समय में बहुत बदल गया है। बहुत सारी कंपनीज अब बहुत ही अच्छे तरीके से उनको टैबलेट्स में कन्वर्ट करके लेकर आई हैं। तो आप उनको इस तरह से दे सकते हैं ताकि डोज पूरी जाए, पेशेंट ले भी पाए, डोज भी पूरी जाए, तभी असर होगा पेशेंट में। क्योंकि कई बारी पेशेंट हमसे दवाई 15 डेज की ले गया, 1 मंथ की ले गया और उसको 2 महीने में खत्म कर रहा है। तो पेशेंट को तो लग रहा है मैं 2 महीने से दवाई भी खा रहा हूँ फिर भी असर नहीं आ रहा या रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि शायद वो सही डोज नहीं ले रहा। अगर हमने चून में या कुछ ऐसे फॉर्म में दिया है कि जो उसको लेने में मुश्किल पड़ती है, वो डोज कम ले रहा है। इसलिए इस तरह की मेडिसिन दीजिए जिससे डोज भी पूरी जाए और उसको असर भी मिले। गंधक रसायन अगेन ये, और अभ्रक भस्म जो है, अभ्रक भस्म रीजुविनेटर का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि हमें रीजनरेशन कराना है, जो चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं या धीरे धीरे इनएक्टिव मोड पे जा रही हैं, तो अभ्रक भस्म के माध्यम से हम उनको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। गंधक रसायन अंदर जो है हमें पता ही है किस तरह से दोबारा से रिवाइवल में सिक्रीशंस जो बहुत ज्यादा हो रही हैं उनको दोबारा से बैलेंस कंडीशन में लाता है। तो ये कुछ कॉमन मेडिकेशंस हैं। इसके अलावा हम पित्त शमन में अगर बात करें तो अभिपत्तिकर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कामदूधा रस है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, इन सबको भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें वात पित्त पे काम करना है, अनुलोमन चिकित्सा पे काम करना है, रक्त शुद्धि वाली दवाइयों को ऐड करना है। तो ये कुछ कॉमन मेडिकेशन है। बाकी जिस तरह से पेशेंट आपके पास है, जो कंडीशंस प्रोमिनेंट है या जो उसको ज्यादा परेशान कर रही हैं, पहले उनको ट्रीट करते हुए और धीरे धीरे साथ में फिर कॉज की तरफ जाना है। तो हमेशा पेशेंट को ये समझाना है, पेशेंट की कंडीशन देखकर, कि एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, ताकि पेशेंट आपके पास उस समय तक बना रहे। वरना ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद पेशेंट कंप्लेन करना शुरू करे। एक टाइम ड्यूरेशन, एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन बता के अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट जो है वो आपके साथ जो है ट्रस्ट बिल्ड करके ट्रीटमेंट लेता चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बताया था, पंचकर्मा में विरेचन जो है वो सबसे अच्छा काम करता है, बस्ती में लेखन बस्ती। और अगर जैसे मैंने बोला कि पेशेंट अगर योग बस्ती या काल बस्ती या कर्म बस्ती नहीं ले सकता है, तो मात्रा बस्ती भी उसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हमें वात शमन कराना है। और मात्रा बस्ती एक ऐसी चीज है जो वो घर पर भी ले सकता है। तो उस कंडीशन में आप कुछ वात शमन जो हमारे ऑयल हैं उनके साथ आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, जैसे कि शतपुष्प ऑयल है, त्रिफला ऑयल है, धनवंतरम है,
महानारायण है, सहचर आदि है, जैसा भी आपको लगता है कि इस पेशेंट के लिए ये वाला ऑयल ठीक रहेगा, आप उसी के हिसाब से उसमें प्लान आउट करके जो है मात्रा बस्ती प्लान कर सकते हैं। पेशेंट के वेट के हिसाब से 30 ml, 40 ml, 50 ml ऑन डेली बेसिस। तो अनुलोमन के लिए आप उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, क्योंकि वो माइल्ड लेक्सेटिव की तरह भी एक्ट करता है, और हमारे फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाने में कैस्टर ऑयल का बहुत अच्छा काम है। उत्तर बस्ती हम तब प्लान आउट करते हैं जब हमें लगता है कि अब हमें इसको फर्टिलिटी की ओर ले जाना है। डायरेक्ट उत्तर बस्ती एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट में कभी मत प्लान करिए, क्योंकि उत्तर बस्ती से हम लास्ट में जाकर फर्टिलिटी रेट को अचीव कराने में हम हेल्प करवा सकते हैं। लेकिन अगर एडिशंस बहुत ज्यादा हैं या और कोई ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसमें बस्ती से और पहले विरेचन के माध्यम से जो है उनको रिवाइव करने की कोशिश करिए। और जब हमें लगता है कि हाँ ये कंडीशंस अब बेटर होती जा रही हैं, तब लास्ट में आप उत्तर बस्ती प्लान कर सकते हैं। कि जब हमें लगता है कि अब हेमोरेजिक सिस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसके एडिशंस कम हो रहे हैं, या पेन में अब रिलीफ होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, पेशेंट जब फर्स्ट कंडीशन में आता है और उसके बाद जब हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट करते चले जाते हैं और उसको रिलीफ मिलता चला जाता है, वो खुद ही आपको आकर बताता है कि पहले से अब इसमें इतना मुझे आराम है, इस प्रॉब्लम में रिलीफ मिल गया है। तो वहीं से हमें समझ में आता चला जाता है कि हाँ, अब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, और अब हम इसमें उत्तर बस्ती प्लान कर सकते हैं अगर पेशेंट फर्टिलिटी के लिए आया है। और अगर कोई यंग गर्ल आई है जिसको सिर्फ पेन में ही रिलीफ चाहिए, तो फिर उसमें उत्तर बस्ती की जरूरत ही नहीं है। तो उत्तर बस्ती हम लास्ट में फर्टिलिटी को अचीव करने के लिए एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डाइट की अगर बात करें तो वात और पित्त को हमें बैलेंस करना है। इसीलिए ऐसा आहार विहार जो उसको वात को बढ़ने ना दे और पित्त को भी एग्रवेट ना करे। तो हम सभी जानते हैं जिसमें हम हल्का गर्म, सुपाच्य, इजीली डाइजेस्टेबल, रेफ्रिजरेटेड फूड नहीं होना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स जिसमें ज्यादा है वो आहार विहार नहीं होना चाहिए। आजकल जो लाइफस्टाइल करेक्शन है जिसमें कि एक योग व्यायाम उसको जरूर ऐड कराएं। सर्कुलेशन भी बढ़ता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत जगह ट्रीटमेंट करा के आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास ऑलमोस्ट लास्ट में आते हैं, चैलेंजेस लेकर आते हैं, और फिर भी आयुर्वेद के माध्यम से हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको सक्सेसफुल या पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में जो है वो सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए हमें हर लेवल पे काम करना पड़ता है, सिर्फ दवाइयां ही नहीं, उसका लाइफस्टाइल करेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तब तक हम उस एम को अचीव नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ा मिथ आजकल ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो ऑयल्स की अगर बात करें तो रिफाइंड ऑयल्स या इस तरह के ऑयल्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं इंस्टेड ऑफ द देसी घी। तो मैं कहूंगी कि गाय का घी सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद में क्यों बताया गया है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को नरिश तो करता ही है, साथ ही साथ रीजुविनेशन मोड पे रखता है, रीजनरेट करता है, रीजुविनेशन करता है, ओलिएट करके रखता है। इसीलिए हमेशा गाय का घी हमेशा पेशेंट को बोलिए कि उसको कंज्यूम करना ही है। पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हैं कि 10 ml, 15 ml या 20 ml ऑन डेली बेसिस। टर्मरिक, जिंजर हम सभी जानते हैं, हमारे खाने में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स, इन सब का काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन अगर पेशेंट की प्रकृति पित्त की तरफ है तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, आप उसकी क्वांटिटी कम करवा दीजिए या उसमें घी के साथ मिक्स करके करवाइए, तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी आपने पेशेंट को जरूर बताना है। सीजनल फ्रूट्स, वैसे तो आज की कंडीशन में हर सीजन में सब कुछ मिलता है, बट वो कोल्ड स्टोरेज का रहता है। तो इसलिए पेशेंट को बोलना है जो सीजनल है उन्हीं का आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। एक हेल्दी स्लीप पैटर्न भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी उस
रिज्म को फॉलो कर पाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बट फिर भी एटलीस्ट इतना कोशिश करना है कि एटलीस्ट 11 बजे तक पेशेंट को बोलना है कि वो सो जाए एंड 6 या 7 तक उठकर योगाभ्यास करे और उसके बाद अपने मील प्लान्स को उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करे। राइट टाइम पे ब्रेकफास्ट, राइट टाइम पे लंच एंड राइट टाइम पे डिनर। तो इन चीजों को फोकस करने के साथ अगर वो हमारे ट्रीटमेंट पे अप्रोच करता है तो रिजल्ट्स जो है उसी के हिसाब से हमें जल्दी भी मिलते हैं। लेकिन अगर पेशेंट सिर्फ मेडिसिन ही ले रहा है, बाकी चीजों को फॉलो नहीं करता है, तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए डाइट और लाइफस्टाइल भी आपको जरूर अपने ट्रीटमेंट प्लान में, अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। योगा, जैसे मैंने पहले बताया कि फिजिकल वर्कआउट भी जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट सिर्फ हमारे वेट से ही रिलेटेड चीजों को बैलेंस नहीं करता, बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करता है। इसलिए मैं हमेशा योगा अभ्यास जो है करने की सलाह अपने पेशेंट्स को देती हूँ, क्योंकि योगा जो है हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी जो है वो बैलेंस करता है। और जहाँ हमारा मन बैलेंस मोड पे आता है, वहीं से जो है हमारी बहुत सारी चीजें बैलेंस मोड पे आ जाती हैं। हमारा हार्मोन्स, हमारा सिस्टम और स्ट्रेस लेवल्स जहाँ कम हो जाते हैं, आधी बीमारियां तो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। तो कुछ आसन जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो बदकोनासन है, भुजंगासन, या हमारे अनुलोम विलोम, उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण अगर हम पेशेंट को बताते हैं, अगर वो भी ऐड कर लेते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें हमारी जो है वही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि स्ट्रेस से हम सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दे अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आज की डेट में मैं कहूँ तो मोर देन 50% ऑफ द डिजीजेस दे आर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। इसीलिए योगा अभ्यास से हम काफी हद तक उन चीजों को रिवाइव करके बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक दो केसेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ कि कैसे आयुर्वेद के साथ जब हमने राइट अप्रोच किया तो हमें किस तरह से रिजल्ट मिले। तो ये एक पेशेंट जब हमारे पास आई, उसकी ऑलरेडी एज 38 ईयर्स थी। 10 ईयर्स उसके मैरिज को हो चुके थे एंड शी इज वर्किंग विद इंडियन आर्मी। तो आप जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि उन लोगों का तो जो लाइफस्टाइल वैसे तो हेल्दी रहता है, लेकिन बहुत ही सिस्टम से वो लोग चलते हैं, तो वात बड़ा हुआ रहता है कि बिकॉज शी यूज टू वेक अप एट 4, उसको अपना मॉर्निंग में अपना फिजिकल वर्कआउट करना होता था, उसके बाद अपना ऑफिस में जाना है, वहां काम करना है, तो जिसकी वजह से जो है उसका वात बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ था एंड उसको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा थे। जो भी वात से रिलेटेड सिम्टम्स है, ड्राइनेस ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस, नींद का माना, ये सारे उसको सिम्टम्स थे। एंड 4 IVF वो ऑलरेडी करवा चुकी थी और सभी फेल हो चुके थे, उसके एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एंड उसका पीरियड जो था वो पेनफुल रहता था, पीरियड्स के टाइम में उसको बहुत पेन होता था। तो ये सब इश्यूज वो लेकर आई हमारे पास में। हमने उसको किस तरह से अप्रोच किया, सबसे पहले मैंने उसको कुछ दीपन पास्चन मेडिकेशंस दी, क्योंकि जो इसके इश्यूज थे कॉन्स्टिपेशन वाले, ब्लोटिंग वाले, स्ट्रेस वाले, नींद नहीं आती थी, उसके लिए हमने कुछ बेसिक मेडिकेशन, कुछ मेधे मेडिकेशंस दी और अभी पत्तिकर उसको हमने डाला। कुछ टाइम, 1 महीना तक ये मेडिसिन उसको हमने दे दी। जब उसको 1 महीना मेडिकेशन दी तो उसका कॉन्स्टिपेशन वाले इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हुए, उसकी नींद थोड़ी सी बेटर होना शुरू हुई। फिर हमने उसको नेक्स्ट स्टेप एडवाइस किया, विच इज विरेचन, क्योंकि जहां उसके आईवीएफ फेलियर हो चुके थे और उसकी एज 38 ईयर्स थी, तो पंचकर्म इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन ऑल दीज काइंड ऑफ केसेस। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एज के साथ भी वो बॉडी में जो है उसका वात डोमिनेंट होना शुरू हो गया था, कि जहां हम 40 की तरफ जा रहे होते हैं तो वैसे ही वात डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। तो पंचकर्म उसका प्लान किया, पंचकर्म में उसको विरेचन दिया, विरेचन में भी तिक्त पाचन हमने घृतम उसको एडवाइस करे, 7 डेज उसको हमने लेने को बोला। और जब उसका विरेचन हो गया, विरेचन के बाद अगेन वी एडेड सम फर्टिलिटी बूस्टर मेडिकेशंस, जिसमें कि शतपुष्पा ऐड किया, पुष्पधनवा रस ऐड किया। तो 1 महीना वो मेडिसिन लेने के बाद में
उसको अपने अंदर काफी पॉजिटिव चेंजेस जो है वो फील होना शुरू हुए, उसके कॉन्स्टिपेशन वाले फैक्टर्स खत्म हो गए, उसके स्ट्रेस लेवल्स कम होने शुरू हो गए, उसको नींद अच्छी आना शुरू हो गई। एंड विद इन द 3 months ऑफ दिस ट्रीटमेंट शी सक्सेसफुली कंसीव्ड नेचुरली, and just a few days back she delivered the healthy male baby. So this is the potential of the Ayurveda, कि अगर हम राइट वे में अप्रोच करते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को समझने के बाद में, तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो हमें बहुत जल्दी मिलते हैं। और एक और मैं बात कहूंगी कि पेशेंट भी अगर उसी फेथ के साथ आपके साथ चलता है तो वहां भी रेट ऑफ सक्सेस जो है या टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट वो ऑलरेडी हाफ हो जाता है और रेट ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा केस है कि जिसमें 4 IVF फेलियर के बाद भी आयुर्वेद से क्यों रिजल्ट मिले, कैसे मिले, तो क्योंकि हमने उसको राइट वे में अप्रोच किया और पेशेंट ने भी हमें उसी के साथ में जब उसको फॉलो किया तो रिजल्ट हमारे सामने है। नेक्स्ट, सॉरी, ये तो उसी पेशेंट की फाइंडिंग्स हैं जिसमें उसके पोस्टीरियर वॉल में भी इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था, AMH उसका ठीक था, दोनों तरफ सिस्ट थे जो कि एंडोमेट्रियोसिस में कॉमन है, एक 21 mm का था, एडिनोमाइसिस मतलब अंदर स्वेलिंग थी, उसके ट्यूबल ब्लॉकेजेस भी थे। तो विरेचन की अप्रोच के साथ और कुछ मेडिसिन के अप्रोच के साथ में जो है उसके ब्लॉकेजेस भी ओपन हुए। अगर हम राइट वे में अप्रोच करते हैं तो ब्लॉकेजेस भी ओपन होते हैं। सो दिस वाज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। गर्भाशय स्थापन की कुछ मेडिकेशंस दी, स्ट्रेस मैनेज किया और उसके डाइट और लाइफस्टाइल पे हमने काम किया एंड वी सक्सेसफुल अचीव्ड द प्रेगनेंसी। और अभी कुछ दिन पहले जो है शी डिलीवर्ड द हेल्दी मेल बेबी। एक और केस है, नेक्स्ट केस प्लीज। यस, तो ये एक पेशेंट है जो हमारे पास 32 इयर्स की एज में आई एंड इसकी मैरिज को 5 years हुए थे एंड शी वाज जस्ट अ होम मेकर। प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट दोनों तरफ थे और ऑलरेडी वो सर्जरी करवा के आई थी। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो दोनों तरफ सिस्ट थे, सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी और ऑलरेडी शी वाज हैविंग द डायबिटीज मेलाइटस, उसकी भी वो मेडिकेशंस लेती थी। पीरियड्स के टाइम में सिवियर पेन के उसको इश्यूज आते थे, जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियोसिस में जो एक कॉमन फीचर है दैट इज द पेन, अनबेरेबल पेन। पेन इतना ज्यादा था कि इंजेक्शंस लेने के बाद भी उसका पेन ठीक नहीं होता था कुछ टाइम के लिए, ओनली फॉर सम आवर्स शी यूज्ड टू गेट द रिलीफ एंड आफ्टर दैट अगेन। तो अल्ट्रासाउंड में इसको मल्टीपल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिले और जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने उसका वैसे ही पहले उसका इनिशियली AMH 1.3 था लेकिन सर्जरी करवाने के बाद उसका 0.3 पे आ गया था। जब हमने राइट वे से अप्रोच करना उसको शुरू किया, वैसे ही दीपन पाचन मेडिकेशन दिया, वात पित्त शमन चिकित्सा दिया और योग बस्ती उसका प्लान किया, लेखन लेखन योग बस्ती। तो उसका धीरे धीरे पेन कम होना शुरू हो गया क्योंकि पेन का रीजन सी एडिशंस, जब एडिशंस बढ़ते चले जाते हैं, अनुलोमन नहीं हो पाता तो वहां से पेन बढ़ता चला जाता है। तो वहां पर हमने लेखन बस्ती दिया, लेखन बस्ती के बाद में उसका पेन भी कम होना शुरू हो गया, उसकी चीजें रिवाइव होना शुरू हो गई। डाइट प्लान उसको हमने सजेस्ट किया, किस तरह से लाइफस्टाइल करेक्शन करना है वो सब एडवाइस किया। धीरे धीरे उसका पेन भी कम हुआ और उसके AMH वैल्यूज भी इंप्रूव हो गए। अभी हम स्टिल वी आर वेटिंग फॉर हर रिजल्ट्स, बट उसकी काफी सारी चीजें अभी बैलेंस मोड पे हैं और अभी जो है वो विदाउट पेन उसके जो पीरियड्स हैं वो हेल्दी वे में आते हैं एंड शी इज वेरी सेटिस्फाइड। So these are some of the common conditions and the common line of treatment. बाकी आप पेशेंट में डिफरेंट तरह से जो है प्लान कर सकते हैं। हमारा एम ये होना चाहिए कि पेशेंट की कंडीशंस जो अभी में हैं उनके साथ साथ हम किस तरह से उसकी संप्राप्ति को भंग करके दोबारा से उसको हम इनिशियल मोड पे या फ्रेश मोड पे कैसे ला पाए, यही हमेशा आयुर्वेद का एम होना चाहिए।
क्योंकि आयुर्वेद जो है वो कभी भी सिम्टम्स पे काम नहीं करता, हमेशा आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है। तो पेशेंट अगर आपके पास ये एक मिथ लेकर आता है कि आयुर्वेद है तो दवाई भी कड़वी होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो ये उसके मिथ्स ब्रेक करने हैं। उसको ये समझाना है कि ठीक है, टाइम कभी 6 महीने 8 महीने अगर 1 साल भी लगता है, बट उस टाइम पीरियड में वो धीरे धीरे बॉडी को रिवाइव करता है, फ्रेश मोड पे लाता है, चीजों को रीजनरेट करता है, रूट से हिट करके उसको खत्म करता है लाइफ लॉन्ग के लिए। तो अगर उसमें 6 मंथ्स 8 मंथ्स या 1 ईयर भी लगता है एज कंपेयर टू द अदर पैथीज, जिसमें अगर 6-8 मंथ्स भी ट्रीटमेंट कर लिया, तो हमारी बॉडी को बहुत सारे डैमेजेस अंदर इंटरनल लेवल पे बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ और डिजीजेस भी साथ में अराइज हो जाती हैं। तो एक कंडीशन के साथ साथ वो तो पूरी तरह क्योर होती नहीं है, दूसरी और ऐसी चीजें साथ साथ स्टार्ट हो जाती हैं कि हमें फिर उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो आप अगर पेशेंट को इस तरह से समझा के अगर अपना ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को भी समझ में आता है, और जब धीरे धीरे उसकी कंडीशंस जो हैं वो ठीक होनी शुरू होती हैं, उसके प्रॉब्लम्स उसके सिम्टम्स बेटर होना शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट को भी समझ में आता है और वो फिर आपके साथ काफी लंबे समय के लिए जुड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन योर ओन पैथी, क्योंकि सबसे पहले जब तक आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक आप पेशेंट को उस वाले जोन में लाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपने अंदर, और जब उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पेशेंट को समझाएंगे तो डेफिनेटली नो वन कैन बीट यू। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि लव आयुर्वेदा, लर्न आयुर्वेदा एंड लिव विद आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं। आप में से जिनके भी कोई भी डाउट्स हो सेशन को पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मैम, पंचकर्म ओपीडी लेवल पे पॉसिबल नहीं है, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ मेडिकेशन से ये ठीक हो सकता है? देखिए, पंचकर्मा ओपीडी लेवल पे पॉसिबल है, क्यों नहीं है। बस आपको कुछ सेटअप्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि आप कुछ थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन अपना, जैसे वमन कराना तो आपको मॉर्निंग आवर्स में आना पड़ेगा, और विरेचन तो घर पे ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पंचकर्म ओपीडी लेवल पे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल, आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सेटअप अपना इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आप वमन करवा पाए, बस्ती करवा पाए। बस्ती तो आराम से कर सकते हैं, अगर आपके पास 1-2 रूम्स हैं जिसमें आप थोड़ी देर के लिए उसको स्टे भी करवा सकते हैं रेस्टिंग मोड पे, या हम अपना ऑब्जर्वेशन लेवल पे रखना चाहते हैं, तो बस इस लेवल के साथ भी ओपीडी लेवल पर पंचकर्म कर सकते हैं। ठीक है। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है कि तिक्त रस से पाचन, व्हाट इज तिक्त पाचन? आपने शायद सेशन में कुछ बताया तो वो डाउट है। तिक्त पाचन मतलब जैसे रस है उसमें तिक्त पाचन मेडिसिन, जैसे मैंने बताया गुगलू तिक्त जो है, गुगलू तिक्त बटी है, वो उसी रस के साथ बनती हैं कि तिक्त पाचन से जो अंदर ग्रोथ बन रही है वो धीरे धीरे वो रिड्यूस होती चली जाती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो इसलिए तिक्त पाचन मेडिसिन अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वहां से बहुत अच्छे में रिजल्ट मिलते हैं। तो वो गुगलू तिक्त वाला जो कषाय है या वटी है बहुत अच्छा काम करता है उसमें। या जिसको हम बोलते हैं अगर हम लेखन बस्ती प्लान कर रहे हैं तो किरा तिक्त, उसमें भी बहुत अच्छा जो है वो पाचन वाली क्षमता है, वो भी तिक्त पाचन में आता है। तो इनको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ लेवल्स को कम कर देते हैं अंदर। मैम एक क्वेश्चन है हाँ जी। चैट बॉक्स में, अगर पेशेंट को हेमोरेजिक सिस्ट की वजह से ऑलरेडी पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे? हेमरेजिक सिस्ट की वजह से एज सच ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग तो अपने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही होगी। हेमरेजिक सिस्ट मतलब कि जो अंदर
एक होता है सिंपल सिस्ट जिसमें सिर्फ फ्लूइड का कलेक्शन है। हेमरेजिक सिस्ट मतलब अंदर ही फ्लूइड के साथ साथ वहां पर ब्लड का भी कलेक्शन हो गया है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं होगी। या आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? श्रद्धा जी, आप थोड़ा अपने क्वेश्चन को और क्लियरली अगर मैम से पूछना चाहेंगे तो बेटर रहेगा। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, अभी डिफरेंशियल यूट्राइन ब्लीडिंग के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसमें हाँ। हमारा आयुर्वेदा क्लिनिकल अप्रोच क्या होना चाहिए? उसके लिए देखो, जब डीयूबी के पेशेंट आते हैं तो पहले तो रूल आउट करिए कि रीजन क्या है, पेशेंट कौन से एज ग्रुप में। एक्चुअली ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, तो इसमें भी हम बहुत कुछ इसमें हम मेडिसिन बहुत कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, बट पहले आप रूल आउट करिए रीजन क्या है। क्योंकि कई बार पेशेंट अगर फर्टाइल एज ग्रुप में आ रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं अंदर रेमिनेंट प्रोडक्ट्स तो नहीं रह गए, कंसीव किया है एंड प्रोडक्ट्स रह गए, तब भी डीयूबी होता है। अर्ली मेनार्की में हो रहा है तो वहाँ हार्मोनल डिसबैलेंस है। मेनोपॉज की एज में अगर हो रहा है तो वहां भी हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो डीयूबी इज अ डिफरेंट कंडीशन, है ना। और अगर हेमरेजिक सिस्ट की बात करें तो उसके कारण एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं होती है। आई होप इट्स क्लियर। अभी में सबसे ज्यादा यूबी की प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी। मैम। मेनोपॉज के टाइम पे ज्यादा यूबी की प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम पे हमारा क्लिनिकल अप्रोच क्या होना चाहिए? वही मैंने बताया कि इसके लिए आई थिंक प्रशांत जी आप एक नया सेशन रख लीजिए एक अलग से, जी क्योंकि उसमें भी हाँ बहुत तरह से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं बताया डीयू भी अपने आप में हर एज लेवल पे हम डिफरेंट वे से उसमें हम काम कर सकते हैं, है ना। तो अगर अभी हम बताएंगे तो आधा घंटा फिर से लग जाएगा। अगर आज एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, आज तो आपने मैम इतने अच्छे से समझाया कि सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई और हम थैंक अपने यू। क्लिनिक प्रैक्टिस में इसमें बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। और किसी के कोई डाउट्स हैं तो आई थिंक चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेरीज हाँ। आ रहे हैं, बट समय की सीमा को देखते हुए हम हम्म, सभी एक गूगल फॉर्म जनरेट कर देंगे और आप अपने जो भी क्वेरीज है उसमें आप रख दीजिएगा। फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन जब भी होगा हम एक डाउट सेशन रख लेंगे मैम के साथ में और उसको क्लियर कर लेंगे। डेफिनेटली। तो मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया और पूरे फाउंडेशन की तरफ से और जितने भी वैद्य यहाँ पे उपस्थित थे उन सभी को ओर से मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और वर्षा मैम भी अगर हमारे बीच में है तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके वजह से ही मैम से कांटेक्ट हो पाए और हम ये सेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो आज के हमारे दोनों नॉलेज पार्टनर दिव्य आयुर्वेद और आयुर्वर्षा दोनों का हम धन्यवाद करते हैं। और मैम का पेज भी है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, आप वहां पर जाकर के और अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहां पे केसेस डले हुए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को भी मिलेगी। और इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग्स आपको बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव मिलेगी, जिसकी लिंक हम आपको ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया। और आपसे तो पर्सनली मैं ऋषिकेश में मिला भी हूँ मैम, आपके सेशन मैंने अटेंड किए हैं। तो और कई ऐसे टॉपिक्स हैं मैम, शायद ये जितने हमारे डेलीगेट्स हैं आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं इमोजी पे अगर आपको सेशन अच्छा लगा। वर्चुअली रियल टाइम में तो हम अवेलेबल नहीं है। तो मैम, once again thank you so much ma'am, from the whole team of Ayurveda Foundation and all the delegates present here. Thank you so much ma'am. थैंक यू प्रशांत एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप आयुर्वेद के लिए काम करते रहिए और सभी स्टूडेंट्स जो भी सब जुड़े हुए हैं मैं उनको यही कहूंगी कि आयुर्वेद के साथ आप जब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली एक सोसाइटी के लिए और एक बेहतर समाज के लिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रहे हैं। एंड यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ कि आप लोग जो हैं, भगवान धन्वंतरी ने जो आपको एक इतना अच्छा आशीर्वाद दिया हुआ है, बस इस आशीर्वाद के साथ सब आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड थैंक यू। Thank you so much ma'am.